हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज सर आप सभी का नौकरी विद नीरज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं स्टैटिक जी के द प्राइम शो लेकर के चल रहा हूं। उसमें आपको 15 से 18 मिनट का एक वीडियो आपको मैं देता हूं और उसमें एक टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होती है। उसी सिलसिले में आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार पर डिस्कस करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस दुनिया में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। आप इकोनॉमी को समझते हैं, जैसे आपने सुना होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील, अल्प विकासशील। तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, आने वाले 15 मिनट तक आप आराम से इस क्लास को देखिएगा। आपको उसके बाद कभी भी अर्थव्यवस्था पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित, विकसित, विकासशील, अल्प विकासशील, खुली, बंद, जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसको आप बहुत ही आराम से, बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ सकेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर नए जुड़ रहे हैं तो एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइएगा सीधे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार पर। अगर मैं आपको बता पाऊँ बच्चा, तो अर्थव्यवस्था इस दुनिया में कुल 16 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस दुनिया में अर्थव्यवस्था कुल 16 प्रकार की होती है। जैसे देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसको इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। विकसित होती है जिसको डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। विकासशील जिसको डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं। अल्प विकासशील जिसको अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी बोलते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था यानी सर्विसेज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लानिंग इकोनॉमी। गैर नियोजित अर्थव्यवस्था यानी नॉन प्लानिंग इकोनॉमी। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था यानी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी। आश्रित मतलब डिपेंडेंट इकोनॉमी। अल्प आश्रित मतलब सेमी डिपेंडेंट। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे ही बताने वाला हूँ। अभी जस्ट मैं आपको नाम बता रहा था कि अर्थव्यवस्था 16 प्रकार की कौन कौन सी होती है। तो ये नाम आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से पता हो जाएगा। चाहे तो आप इसका नाम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, सबसे पहले बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और बच्चे इसी को इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है? पूंजीवादी जो शब्द है ना, वो बच्चे पूंजीपति से बना हुआ है। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो, निजी क्षेत्र का अधिकार हो। जैसे ये बनाए, कौन बनाया? प्राइवेट सेक्टर। कपड़ा कौन बनाया? प्राइवेट सेक्टर। मोबाइल कौन बनाया? प्राइवेट सेक्टर। टीवी कौन बनाया? प्राइवेट सेक्टर। स्कूल किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। बैंक किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। तो कहने का मतलब है कि जहां पर वस्तु और सेवा का उत्पादन और वितरण पूरा प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में चल रहा होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, निजी क्षेत्र का कंट्रोल हो, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अच्छा आप ये बताओ मेरे बच्चा, अगर किसी भी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्र का अधिकार होगा, प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होगा, तो प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ के लिए काम करता है कि देश की जनता के लाभ के लिए? तो आप कहेंगे सर प्राइवेट सेक्टर अपने लाभ के लिए काम करता है, इसलिए इसको सेल्फ प्रॉफिट इकोनॉमी यानी स्व लाभ से प्रेरित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और साथ ही साथ बच्चे ये ज़्यादा लाभ कमाएंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले तो हमेशा ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए इसको अधिकतम लाभ कमाने वाली अर्थव्यवस्था यानी प्रॉफिट गेनर इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और इसी को बच्चे बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि ये बाजार के सिद्धांत पे काम करता है। जिस प्रोडक्ट की मांग जितनी ज़्यादा होगी वो उसी का उत्पादन करना चाहेंगे। इसी को मांग एवं पूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब बच्चे सरकार का कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता, इसलिए इसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, अपने मन से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और दूसरी चीज़ ये बताओ, अगर किसी भी देश में प्राइवेट सेक्टर होगा
तो एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे, एक से ज़्यादा कंपनियां काम करेंगी। और मेरे बच्चे, एक ही जगह पर अगर एक से ज़्यादा कंपनियां काम करती हैं तो उनके बीच कंपटीशन होता है, और इस अर्थव्यवस्था को कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी भी बोलते हैं। इस अर्थव्यवस्था को प्रतियोगिता आधारित अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब देश। अब बच्चे, यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इसको सरकार के अहस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे पूंजीवाद से कोई सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर प्रतियोगिता की स्थिति होती है, आप बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जहाँ स्वलाभ के लिए काम करते हैं, आप बताएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। और आपको मैंने बताया होगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है। अब यह अर्थव्यवस्था बच्चे पाई कहाँ जाती है? अमेरिका में पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ब्रिटेन में पाई जाती है, जापान में, ब्राज़ील में, कनाडा में, इटली में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, स्पेन में, कई देशों में यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ कंपटीशन की स्थिति ठीक ठाक होती है, इसलिए अर्थव्यवस्था उस देश के पब्लिक के लिए अच्छी मानी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आइएगा और आगे लेकर के चलते हैं, बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो, अब वो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन और वितरण पूरा कौन करे? सरकार करे। मोबाइल भी सरकार बनाए, चप्पल भी सरकार बनाए, कपड़े भी सरकार बनाए, जूते भी सरकार बनाए। अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी वर्तमान समय में किसी भी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती है। और देखो, लिखा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का क्या हो? स्वामित्व हो। सारा काम कौन करे? सरकार करे। आप ये देखो बच्चे, पहले के समय में जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, चीज़ें सामान्य रूप से चल रही होती हैं, तो सरकारें काम कर लेती हैं। लेकिन आज इतना ज़्यादा दो देशों के बीच कंपटीशन है, वैश्विक लेवल पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो सारा काम सरकार करे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान समय में किसी भी देश में पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं पाई जाती। पाई जाती थी कहाँ पर? सोवियत संघ का नाम सुना होगा, यूएसएसआर का नाम सुना होगा। तो जो पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी थी। पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी बच्चे? समाजवादी थी। अब देखो, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी ना तो कभी मांग के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था हमेशा आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था होती है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब पर काम करती है। इसलिए बच्चे इसको आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये सार्वजनिक हित के लिए काम करती है, जिसको सार्वजनिक हित वाली अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। पब्लिक के कल्याण के लिए काम करती है, इसलिए पब्लिक के कल्याण वाली अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। और इस अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स साहब की एक प्यारी सी किताब भी है बच्चे, उस किताब का नाम है दास कैपिटल। उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है दास कैपिटल। तो दास कैपिटल याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने दो चीज़ पढ़ा, पूंजीवाद जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, समाजवाद जिसमें सरकार का कंट्रोल होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपके भारत देश सहित दुनिया के तमाम देशों में पाई जाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? आपको खुद ही पता है बच्चा, एक देश में दो तंत्र होता है, या तो सरकार या तो प्राइवेट सेक्टर। अगर दोनों मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं तो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। एक देश में दो तंत्र होते हैं, या तो सरकारी तंत्र होता है या तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होता है। और बच्चे, अगर दोनों मिल करके काम करेंगे तो उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे आपके देश में सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। लोहा लक्कड़ बनाने वाली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राइवेट कंपनी भी है। जैसे आपकी जियो प्राइवेट कंपनी है, तो बीएसएनएल सरकारी कंपनी है। समझ आया? स्कूल भी प्राइवेट सरकारी होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, परिवहन बस के सुविधाएं भी होती हैं। तो आपके देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
लिखा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और वितरण पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है मेरे बच्चा जिसमें दोनों मिल करके काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बोलो समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की वर्तमान में इसको पीपीपी मॉडल बोलते हैं। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी सुना होगा ना, पीपीपी मॉडल पर ये बन रहा है वो बन रहा है। तो पीपीपी ट्रिपल पी का मतलब ही होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके काम करेंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? पीपीपी मॉडल नाम देंगे। अब देखो, इसको सहभागी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों लोग मिल करके काम करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों क्या करते हैं? मिल करके काम करते हैं, इसलिए इस अर्थव्यवस्था को सहभागी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। देखो बच्चा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्मदाता कौन है जानते हो? पैट मुलिन्स। इस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? पैट मुलिन्स ने किया था। टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्मदाता कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्मदाता है पैट मुलिन्स। तो पैट मुलिन्स का नाम आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चे, एक प्रश्न आएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है फ्रांस, और आपके भारत देश में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति कब होती है? 1928-29 में, जब पूरे दुनिया में आर्थिक महामंदी का दौर चल रहा था, तो आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति बच्चे 1928-29 के आर्थिक महामंदी के बाद होती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? प्रोफेसर J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। कहाँ पाई जाती है ये अर्थव्यवस्था? तो देख लो मेरे बच्चे, भारत में पाई जाती है, चीन में, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, कांगो, इन सब देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पपुआ न्यू गिनी में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था को भली भांति समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब बच्चे, आप लोग बहुत सुनते हैं, बचपन से सुनते हुए चले आ रहे हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था। मन में एक सवाल आता है यार कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकासशील क्या होता है? देखो, विकास, जैसे ही विकसित अर्थव्यवस्था दिमाग में आता है, हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं, जापान के बारे में सोचते हैं, इंग्लैंड के बारे में सोचते हैं, स्पेन के बारे में सोचते हैं, इटली के बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है जानते हो? विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी का सीधा सीधा संबंध वहाँ के लाइफ स्टाइल से है, रहन सहन से है, सुख सुविधाओं से है, पर्यावरण संरक्षण से है, प्रदूषण में कमी से है। यही होता है विकसित अर्थव्यवस्था। स्वच्छता से है। तो विकसित अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संबंध क्या होता है? रहन सहन से होता है, लाइफ स्टाइल से होता है। कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों का रहन सहन क्या हो? उच्च हो। लोगों का रहन सहन सबसे उच्च हो, उस अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कह देंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों का रहन सहन क्या हो? सबसे उच्च हो, सबसे टॉप लेवल पे हो, उसको विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब देखो बच्चे, टॉप लेवल पर है कि नहीं है, ये पैमाना डिसाइड कैसे होगा? तो ये पैमाना डिसाइड करता है विश्व बैंक, और विश्व बैंक विकसित, विकासशील और अल्प विकासशील का पैमाना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। हम कैसे मान लेते हैं कि अमेरिका में लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा? भैया वहाँ पैसा ज़्यादा है। तो कहा जाता है विश्व बैंक के अनुसार ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका प्रति व्यक्ति आय $13,205 से ज़्यादा हो, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया ना? जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना हो मेरे बच्चा? जिसका प्रति व्यक्ति आय $13,205 से ज़्यादा हो, उसे क्या कहा जाता है? विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कतर है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, स्पेन है, लग्जमबर्ग है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है, सिंगापुर, स्वीडन, तमाम देश हैं जो बच्चे विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। और आप विकसित अर्थव्यवस्था के नाम को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। आइए अब हम आपको बात करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था पर। जाहिर सी बात है, विकसित अर्थव्यवस्था से निचला स्तर जो होता है वो विकासशील अर्थव्यवस्था का होता है। विकासशील
का मतलब जिसने विकास न किया हो लेकिन वह विकास के पथ पर बहुत तेजी से गतिशील हो। ये विकसित के बाद दूसरी कड़ी होती है, मतलब इसमें विकसित अर्थव्यवस्था से नीचे रहन सहन होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक आईएएस अधिकारी के परिवार को आप विकसित कह सकते हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार को आप विकासशील कह सकते हैं, और एक बच्चे होमगार्ड के परिवार को आप अल्प विकासशील कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे उदाहरण को बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक आईएएस के परिवार का रहन सहन, एक पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार का रहन सहन, और दूसरा एक कांस्टेबल या होमगार्ड के परिवार का रहन सहन। तीनों के रहन सहन को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आप विकसित, विकासशील और अल्प विकासशील को ऑब्जर्व कर लिया। तो लिखा होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लोगों का रहन सहन, देखो लिखा है ना, विकसित अर्थव्यवस्था से निम्न हो, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। और इसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? $1086 से $13,204 तक। कितना मेरे बच्चा? $1086 से $13,204 तक अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उस देश को हम लोग क्या बोल देते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था। जैसे भारत, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कांगो, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, ये सब देश किस में आते हैं? विकासशील देश में आते हैं। मिस्र है, बहुत सारे देश विकासशील में आते हैं। ठीक है, अब अल्प विकासशील की बात करेंगे, और अल्प विकासशील इससे भी निचले स्तर का माना जाता है। सबसे निचले स्तर के गरीब देश होते हैं। अल्प विकासशील का मतलब ही होता है मेरे बच्चा, जहां पर लोगों का रहन सहन सबसे निम्न हो, वे अल्प विकासशील होंगे। और इनकी प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक ने कहा है $1085 या उससे कम अगर है तो उसे अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए? $1085 या उससे कम अगर है तो उसको क्या कहा जाएगा? अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जैसे युगांडा, जैसे रवांडा, जैसे बुरुंडी, चाड, सूडान, कीनिया, बरमूडा, जाम्बिया, मंगोलिया, ये सब देश बच्चे अल्प विकासशील, बहुत गरीबी है। ज़्यादातर जो अफ्रीकन देश हैं, अफ्रीकी महाद्वीप द्वीप के देश हैं, वे बच्चे बहुत ही गरीब हैं और वह अल्प विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो 6 प्रकार की अर्थव्यवस्था आप सीख लिए हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था क्या होती है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा किसे जाता है? देखो बच्चे, 3 प्रकार की होती है। एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, एक उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था होती है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था आप किसको कहेंगे? जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा हो। यानी देश में जो पूरी आमदनी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, देश में जो पूरी आमदनी हो रही है, अगर उस पूरी आमदनी में से 50% से ज़्यादा की आमदनी अगर प्राथमिक क्षेत्र से हो रही है तो उसे आप क्या कह सकते हैं? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। मतलब अगर साल भर में देश में 100 रुपया की आमदनी आ रही है, 50 रुपया से ज़्यादा अकेले प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, कुक्कुट पालन से आ रहा है तो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अब देखो लिखा क्या है? स्वतंत्रता के आसपास भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था, लेकिन वर्तमान समय में इसके अंतर्गत कोई भी देश नहीं आता। यहाँ से बहुत सवाल नहीं पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें हैं तो आप इसको सामान्य से याद कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था भी आप समझ गए होंगे। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है जिसमें उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था मेरे बच्चे जिसमें क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 50% से ज़्यादा होता है। तो जिसमें द्वितीयक क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 50% से ज़्यादा हो उसे उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे। मतलब समझ रहे हो ना? साल भर में जितना उत्पादन हो रहा है उसमें आधे से ज़्यादा अगर द्वितीयक क्षेत्र का है। इसमें मुख्य रूप से बच्चा इस समय चीन है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, यूक्रेन है, फिनलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है। ये सब ऐसे देश हैं जो उद्योग पर डिपेंड हैं। ये सब उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं सेवा। यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, सेवा में भी यही है कि सर्विस सेक्टर का योगदान कितना हो? 50% से ज़्यादा। यानी साल भर में जिस देश में 50% से ज़्यादा का योगदान सर्विस सेक्टर का होगा उस देश को क्या कहेंगे? सेवा आधारित। देखो भैया, 50 से ज़्यादा
मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हैं, महीने का आपका 10,000 का खर्चा है, 6,000 रुपये आपके पापा दे रहे हैं और 4,000 रुपये आपके भैया दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए आप किस पर निर्भर हैं, तो पापा पर, जो आधे से ज़्यादा की वहन करता है उसी पे डिपेंडेंसी मानी जाती है। तो सेवा आधारित में आएगा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान। बाकी और बहुत सारे देश आते हैं। ये उदाहरण नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग इसको बहुत सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, यहां से बच्चे सवाल पूछे जाते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जिसका किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से संबंध हो। संबंध मतलब भाई दो देशों के बीच कोई खूनी रिश्ता थोड़ी ना होता है, अमेरिका जापान का फूफा थोड़ी ना लगता है। तो दो देशों के बीच जो संबंध होता है वो हमेशा वित्तीय संबंध होता है, फाइनेंशियल रिलेशन होता है, व्यापारिक संबंध होता है। तो मेरे बच्चे, दो देशों के बीच यदि किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका मतलब आयात और निर्यात से। देखो लिखा है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी संबंध हो। तो बच्चे इसके अंतर्गत दुनिया के लगभग सभी देश आते हैं। ऐसे सभी देश आते हैं जिसका किसी न किसी देश के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ही है जो अपना आप से काम करें। आयात भी होगा तब भी खुली अर्थव्यवस्था, निर्यात भी होगा तब भी खुली अर्थव्यवस्था, और अगर आयात निर्यात दोनों हो रहा है तब भी खुली अर्थव्यवस्था। आइएगा बंद अर्थव्यवस्था बच्चा इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी न तो आयात हो ना ही निर्यात हो। यानी दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना हो, न तो आयात और न ही निर्यात, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसके अंतर्गत कोई भी देश नहीं आता। यार ऐसा कोई देश है ही नहीं जो पूर्णतः आत्मनिर्भर हो, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो दुनिया का ऐसा कोई देश ही नहीं है जिस देश के एक दूसरे देश पर निर्भर ना हो। सब अपने आप में कैसे होते हैं? सब अपने आप में बच्चे खुली अर्थव्यवस्था होते हैं और किसी न किसी देश के साथ किसी न किसी का संबंध जरूर होता है। तो मैंने आपको सारी अर्थव्यवस्थाओं को बता दिया। दो तीन और हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस पर हम विचार नहीं करेंगे। जैसे नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब जहाँ पर पहले कोई प्लान निर्धारित किया जाता है, जैसे दुनिया के सभी देश। गैर नियोजित में कोई नहीं आता। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होता है जो अपने देश के विकास के लिए अपने ऊपर निर्भर हो, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है। आश्रित का मतलब जो ज़्यादातर दूसरे देशों पर निर्भर हो। तो ये सब सवाल एग्जाम में नहीं आते। अर्थव्यवस्था के प्रकार से जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके भी मत सोचिएगा केवल इकोनॉमिक्स का स्टैटिक जीके पढ़ने वाले। हर वो टॉपिक मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, हर वो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से चीज़ों को समझ सकें। एक एक टॉपिक का खंड खंड समझाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा मेरे बच्चे, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, मैं वादा करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि सब जानकारी हर तैयारी करने वाले बच्चों के पास होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। और आप अपने इस परिवार को एक बड़ा आयाम, एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए नए जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।